हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे PYQs पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को, जो कि आधुनिक भारत के हैं। आप में से कई स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आधुनिक भारत के प्रश्नों को सॉल्व कराइए, तो आज की क्लास से हम लोग आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में हम लोग पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये RO परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, अपर निजी सचिव परीक्षा में, कंप्यूटर असिस्टेंट ग्रुप C, ग्रुप D परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ध्यान दीजिएगा, और इन पूछे हुए प्रश्नों के माध्यम से, इन PYQs के माध्यम से हम कोर्स का रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। यहाँ पर आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी वीडियो क्रैश कोर्स कम टेस्ट सीरीज के बारे में। इस कोर्स को लॉन्च किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO परीक्षा के लिए। ठीक है, यहाँ पर एंटायर सिलेबस को आपका कवर किया गया है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपको खाली टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। कोई भी क्वेरी है, मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर नंबर दिया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं और देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट को इस प्रश्न का उत्तर आता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। बोला गया है 1500 AD में पुर्तगालियों द्वारा भारत का प्रथम यूरोपीय कारखाना निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया गया था। ठीक है, पुर्तगालियों की बात की गई है, 1500 AD की बात की गई है। इन्होंने अपना प्रथम कारखाना कहाँ बनाया था? तो कोझिकोड दिया है, गोवा दिया है, सूरत दिया है और कालीकट दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देख लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO परीक्षा में 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो बताइए ABCD में से आपका सही उत्तर क्या है? कालीकट जो है वो आपका सही उत्तर है, D आपका सही उत्तर है। यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहले यूरोपीय जिन्होंने भारत के साथ व्यापार शुरू किया था, तो सबसे पहले भारत के साथ किस यूरोपीय ने व्यापार शुरू किया था? बताइए, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशर्स, कौन? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है पुर्तगाली। ठीक है, देखो फ्रेंच दिया है, डच दिया है, ब्रिटिश दिया है, पुर्तगाली दिया है, और इसका सही उत्तर क्या है? पुर्तगाली। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट CA परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को उत्तर बताइए क्या दिया गया है। ये प्रश्न जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट CA परीक्षा 2021 में पूछा गया है। वास्को डी गामा भारत में निम्नलिखित में से किस समुद्र तट पर उतरा था? तो बताइए, वास्को डी गामा जब भारत आया था तो वो किस समुद्र तट पर उतरा था? दिया गया है कप्पाड़ समुद्र तट, वकाला समुद्र तट, ठीक है, फिर सद्दाम समुद्र तट या फिर मराड़ी समुद्र तट। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है कप्पाड़ समुद्र तट। ठीक है, वास्को डी गामा 1498 में कालीकट आया था। ठीक है, उस समय कालीकट में राजा कौन था जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? जैमोरिन था। ठीक है, और ये अगर पूछेगा आपसे कौन सा तट था तो आप क्या बताएंगे? कप्पाड़ तट था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा शुरू की और 20 मई 1498 को वो केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट या कप्पाड़ समुद्र तट पर उतरा था। ये याद रखिएगा, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहे हैं, ये कौन है? ये वास्को डी गामा है। ठीक है, वास्को डी गामा यहाँ से पुर्तगाल से चले थे और ऐसे होते हुए इनकी यात्रा जो थी वो केप ऑफ गुड होप से होते हुए फिर ये भारत के कालीकट में पहुंचे थे। ये याद रखिएगा।
ठीक है। अब कौन कौन से प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 2-3 चीजें बताऊंगी। सबसे पहले जो प्रश्न मैंने आपको बताया कि सबसे पहले भारत में अगर हम देखेंगे कौन यूरोपियन पहुंचे थे, तो वो आपके पुर्तगाली थे। पुर्तगाली में कौन पहुंचा था? वास्को डिगामा पहुंचा था। वास्को डिगामा कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। ठीक है, कालीकट कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, किस जिले में है? कोझिकोड जिले में है। कौन सा तट था? तो कप्पाड़ समुद्र तट था। सारी पॉइंट्स बता दिए हैं। हो सकता है परीक्षा में पूछ ले केरल, हो सकता है कालीकट दे दे, हो सकता है कोझिकोड दे दे, हो सकता है आपको दे दे यहाँ पर कप्पाड़ समुद्र तट, तो याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, वास्को डिगामा भारत में कब पहुंचा, कब उतरा वो? तो 20 मई 1498 को। वास्को डिगामा ने कब अपनी यात्रा प्रारंभ की थी? तो 8 जुलाई 1497 को, ये याद रखिएगा, 8 जुलाई 1497 को इसने अपनी यात्रा कहां से शुरू की? यहां पे मैं लिख दूं, यहां पर 8 जुलाई 1947 को वास्को डिगामा ने पुर्तगाल से अपनी यात्रा को प्रारंभ किया और केप ऑफ गुड होप होते हुए ये कालीकट में जब जेमोरिन था वहां पर, तब ये भारत पहुंचा। उस दिन कौन सी तारीख थी? 20 मई 1498, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से हम मैक्सिमम पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इस सीरीज में हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को तो सॉल्व करा रहे हैं, प्लस कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रहे हैं जो कि दूसरे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ताकि एक टॉपिक से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए और कोई प्रश्न अगर आपके इस टॉपिक से बने तो वो आपके गलत ना हो। तो जल्दी से रिवीजन करते हैं। वास्को डिगामा कालीकट के तट पर किस वर्ष भारत आया? तो बताइए, अभी बताया है, मेरे साथ बोलिए, 20 मई 1498 को। ठीक है, हो गया। वास्को डिगामा की भारत आने में कितने पथ प्रदर्शक का कार्य किया था? इनका भी नाम याद रखिएगा। किसने पथ प्रदर्शक का काम किया था वास्को डिगामा के लिए? तो अब्दुल मजीद नामक गुजराती थे ये। ठीक है, अब्दुल मजीद, याद रखिएगा, अब्दुल मजीद, और ये गुजराती थे। चलो, वास्को डिगामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? हो सकता है पूछ ले, बोल ले कि पहला तो वास्को डिगामा थे, दूसरा कौन था आपसे पूछे तो याद रखिएगा पेट्रो अल्ब्रेज का नाम। ठीक है, अल्ब्रेज का नाम आपको याद रखना है। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आए थे? 1502 में आए थे, याद रखिएगा। काली मिर्च लेके गए थे ना भर भर के वास्को डिगामा, बड़ा प्रॉफिट हुआ वास्को डिगामा को पहुंचकर। तो वास्को डिगामा ने कहा मैं फिर भारत लौटूंगा, और वे ये भारत दूसरी बार कब आए? तो 1502 में आए। वास्को डिगामा तीसरी बार भारत कब आए? तो 1524 में आए, याद रखिएगा। अब यहां पर हो सकता है कभी परीक्षा में प्रश्न बन पूछ ले कि वास्को डिगामा पहली बार भारत कब आए थे? 1498 में आए थे और भर भर के अपने साथ भारत से काली मिर्च लेके गए थे। उसके बाद दूसरी बार कब आए थे? 1502 में आए थे, और तीसरी बार कब आए थे? 1524 में आए थे, याद रखिएगा। चलो, किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो मैंने आपको बताया, जब वास्को डिगामा पहली बार कालीकट आए 1498 में, 20 मई 1498 को, तो कालीकट का जो शासक था जेमोरिन, उन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। एक एक पॉइंट दिमाग में बिठाते हुए चलिए। ठीक है, चौथे प्रश्न को देखें, क्या दिया गया है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे, कौन थे? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी। अभी हमने आपसे डिस्कस किया है। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। चलिए, फिर कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देखते हैं जल्दी से। पुर्तगाली ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो याद रखिएगा, पहले दुर्ग का, पहले फोर्ट का निर्माण पुर्तगालियों द्वारा कहां किया गया था? कोचिन में किया गया था, 1503 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसरॉय भारत में कौन बनाया गया था? तो ये अल्मीडा बनाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में प्रश्न बना है कि पुर्तगालियों का प्रथम वाइसरॉय भारत में कौन बनाया गया था? तो अल्मीडा बनाया गया था, अल्मीडा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर नीला जल योजना, नीला जल योजना, ब्लू वाटर ट्रीटी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी आपके अल्मीडा द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का नाम पूछा जाता है। फिर भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? अल्बुकर्क को कहा जाता है। ये तीन नाम आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
पहला आपको वास्को डिगामा याद रखना है, दूसरा आपको अल्मीडा का नाम याद रखना है। क्यों अल्मीडा का नाम रखना है याद? क्योंकि ये पहले पुर्तगाली वाइसरॉय थे। ठीक है, वाइसरॉय मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ऐसे समझो। तो पहले पुर्तगाली वाइसरॉय कौन थे? याद रखेंगे आप, अल्मीडा। अल्मीडा पूरा याद रखना है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो अल्बुकर्क का नाम याद रखिएगा। ठीक है, गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? अल्बुकर्क ने किया था। इसी वजह से इन्हें पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने गोवा पर भी अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क की मृत्यु कहां पर हुई थी? गोवा में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी? तो ये भी अल्बुकर्क थे। पता था महिलाओं से विवाह कर लो तो यहाँ पर स्थान मिल जाएगा, तो अल्बुकर्क हो गए। ठीक है, तो इस पूरे चीज में आपको क्या क्या नाम याद रखना है, क्विक रिवीजन करोगे। चलो मेरे साथ बताना, सबसे पहले कौन भारत आया था? यूरोपियंस में पुर्तगाली आए थे। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर मुझे दो, कौन आया था? वास्को डिगामा आए थे। कब आए थे बताओ? 20 मई 1498 को। चलो बहुत अच्छी बात है। उस समय अगर हम देखें तो कालीकट का राजा कौन था? जैमुरिन था। कालीकट कहां पर है? केरल में है। ठीक है, अच्छा, पहला वाइसरॉय पुर्तगाली का कौन था? तो आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का नाम बताना, अल्मीडा याद रखना। ठीक है, वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो अल्बुकर्क का नाम याद रखना। अल्बुकर्क ने क्या कहा था? भारतीय महिलाओं से विवाह कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ हुई थी? गोवा में हुई थी। चलो रिवीजन हो गया होगा, काफी पॉइंट। अब देखो, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली करते थे। पौंडीचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। भारत में तंबाकू लाल मिर्च की खेती किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसकी देन है? पुर्तगालियों की। और आलू और मक्का कौन भारत लेके आया था? ये भी पुर्तगाली लेकर आए थे। ठीक है, समझ में आ गया? आलू, मक्का, ठीक है, फिर लाल मिर्च, तंबाकू, ये सब पुर्तगालियों की देन है। और ये हमारे यहाँ से क्या लिख के जाते थे? काली मिर्च। ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डच से रिलेटेड प्रश्नों को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से मुख्य रूप से डच किस वस्तु का भारत से व्यापार करते थे? डच भारत किस वस्तु के लिए आए थे? तो ये टेक्सटाइल के लिए, कपड़े के लिए, याद रखिएगा। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, डच की जब हम बात करते हैं तो ये मूलतः हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी होते थे, जो भारत में अगर हम देखें तो 1602 में आए थे, याद रखिएगा। डच भारत से मुख्य रूप से कपड़ों का व्यापार करते थे। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे तो मसाले, नील, कच्चे रेशम, अफीम, शोरा का भी व्यापार ये करते थे। चलिए और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो बताते हुए चलूंगी। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। पुर्तगालियों के पश्चात किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ था? तो पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? याद रखिएगा, बताओ। डच आए थे, पीडी से याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद डच कहाँ के निवासी थे? तो अभी मैंने आपको बताया नीदरलैंड के निवासी थे ये। डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथों में था? सरकार के हाथों में था, जो वहां की सरकार थी। भारत के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिएगा। भारत के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मुसोलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे? तो डचों ने स्थापित किए थे। याद रखिएगा, जब भी मसूलीपट्टनम का बात होगा तो वहां पर अपने ठिकानों को मुगल साम्राज्य के समय 1605 में किसने स्थापित किया था? वहां पर अपने ठिकाने डचों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में विलियम फोर्ट का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो याद रखिएगा, कोच्चि में पुर्तगालियों को किसने पराजित किया था? डचों ने पराजित किया था। और उसके उपरांत उन्होंने वहां पर विलियम फोर्ट की स्थापना की थी।
डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजों एवं डचों के मध्य किस युद्ध में हुआ था? तो बिदरा का युद्ध कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। मैं फिर एक चीज क्लास आपसे कहूंगी कि मैं ही आपको पीसीएस का भी कोर्स पढ़ाती हूँ, मैं ही आपको यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम का भी कोर्स पढ़ाती हूँ, आरओ एआरओ का भी कोर्स पढ़ाती हूँ। तो सारे पेपर्स को मैं गो थ्रू करती हूँ और यहीं से प्रश्न बनता है। आप कोई भी परीक्षा दे लो, प्रश्न यही सब बनता है। अब ये बेदरा का युद्ध तो विभिन्न परीक्षाओं में कितनी बार पूछा गया है कि बेदरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो बताओगे बेदरा का जो युद्ध था वो अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था। पूछा जाता है किस वर्ष हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? 1759 में हुआ था बेदरा का युद्ध। आज के बाद भूलने की गलती मत करना। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। किसके किसके मध्य? अंग्रेजों और डच के मध्य। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे कौन कौन से? बताओ कौन कौन से व्यापारिक केंद्र थे डचों द्वारा स्थापित? मसूलीपट्टनम, याद रखिएगा, नागपट्टनम, ठीक है। फिर उसके बाद चिंसुरा, कोचीन, सूरत, भरूच, आगरा और पटना, ये ध्यान में रखिएगा। डचों ने कहां से पगोड़ा नामक सिक्के जारी किए थे? पुलिकट से जारी किए थे। मैक्सिमम जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। बताओ पगोड़ा नामक सिक्के डचों ने कहां से जारी किए थे? पुलिकट से जारी किए थे। हो सकता है पूछ ले पुलिकट से पगोड़ा सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो आप क्या बताएंगे? डचों द्वारा जारी किए गए थे। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए था? डच आए थे। याद रखिएगा, डच मुख्यतः व्यापार किसमें करते थे? भारत से कपड़ों में, टेक्सटाइल के लिए ये व्यापार करते थे, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो 1602 में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्या बोला गया है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ठीक है। फिर यहां पर आपको मैच करना है। तो अभी मैंने आपको बताया जब हम पुर्तगाली की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा पानाजी, ठीक है। फिर डच की जब हम बात करते हैं तो मसूलीपट्टनम के बारे में मैंने बताया आपको कि डचों ने सबसे पहले अपना ठिकाना कहां पर बनाया? मसूलीपट्टनम में बनाया। तो सेकंड का सेकंड हो गया। अंग्रेज की बात करेंगे तो मद्रास हो जाएगा, फ्रांसीसी की बात करेंगे तो पुंडुचेरी हो जाएगा। यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है ए, ठीक है क्लास। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फिर कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से चीजों को रिवाइज कराऊंगी। एकदम अटेंटिव होकर क्लास करो। ऐसा नहीं है कि वीडियो चला दिया, दिमाग कहीं और है, चिप्स खा रहे हो, कुछ और टीवी देख रहे हो, नहीं। जब मैं प्रश्न आपसे कर रही हूं कि चलो मुझे बता वास्को डी गामा भारत कब आया, तो तुरंत आंसर निकलना चाहिए 20 मई 1498 को, ठीक है। क्लियर है ना? अच्छा, इसी तरीके से मैंने अगर आपसे कह दिया कि डचों ने अपने पहले ठिकाने कहां स्थापित किए थे, तो तुरंत मुंह से निकलना चाहिए मसूलीपट्टनम से, ठीक है। फिर अगर मैंने पूछ लिया कि पुर्तगालियों के बाद भारत कौन आया था, तो क्या बताओगे? तो बताओगे कि डच आए थे, ठीक है। कब आए थे? 1602 वाला समय चल रहा है, ठीक है। फिर अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि पुर्तगालियों का, ठीक है, पुर्तगालियों के लिए वास्तविक संस्थापक किससे कहा जाता है? शक्ति का वास्तविक संस्थापक, तो अल्बुकर्क को बताओगे। और अल्बुकर्क के बारे में क्या याद रखना है? इन्होंने बोला था भारतीय महिलाओं से विवाह करने को, ठीक है। ये सारी चीज याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी और प्रश्न पूछूंगी। किस वर्ष विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था? अब बताओ विलियम हॉकिंस जो थे वो किस वर्ष जहांगीर से मिलने उनके दरबार में आए थे? तो 1609 में आए थे। सर थॉमस रो किस मुगल बादशाह से मिलने उसके दरबार में आए थे? 1615 में। 1609 में याद रखिएगा विलियम हॉकिंस आया था। 1615 में कौन आया था? सर थॉमस रो आए थे। किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। अंग्रेज ईस्ट इंडियन कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडियन कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना कब की गई थी? ये पूछा गया है, ठीक है, जिसको कि हम लोग ईस्ट इंडियन कंपनी के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा 1600 में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? ठीक है, चलो हम मान रहे हैं 1600 में ईस्ट इंडियन कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का गठन हो रहा है इंग्लैंड में, लेकिन उस समय भारत में कौन बादशाह था? तो याद रखिएगा उस समय भारत में अकबर था, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं वो ये है कि
किसके समय में विलियम हॉकिंस आए थे? जहांगीर के समय में आए थे। कब आए थे? 1609 में आए थे। सर थॉमस रो किस बादशाह से मिलने आए थे? 1615 में जहांगीर से मिलने आए थे। ठीक है, जब ईस्ट इंडियन कंपनी का गठन हो रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का गठन इंग्लैंड में, उस समय भारत में कौन था? तो आप क्या बताएंगे? अकबर था। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो बताइए किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को, वॉरेन हेस्टिंग को, क्लाइव को या फिर थॉमस रो को? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड क्लाइव को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैसे हम लोग ने पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसको कहा था? अल्बुकर्क को कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, गोवा को अपने में किसने लिया था? तो वो भी अल्बुकर्क ने लिया था। महिलाओं से शादी करने का प्रस्ताव किसने बोला था? भारतीय महिलाओं से, तो वो भी अल्बुकर्क ने बोला था, याद रखिएगा। अब देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडियन कंपनी में क्लर्क के रूप में कार्य करता था। प्लासी के युद्ध में उसने अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी और विजय प्राप्त किया था। इसी वजह से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। अभी मैं आपको बताऊंगी दो युद्ध के बारे में। 1757 में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। ठीक है, फिर 1764 में एक युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। तो ये दो युद्ध थे ना, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी को यहाँ पर भारत में अपना क्या दबदबा बनाने में। ठीक है, तो चलो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। भारत में पहली बार जिस क्षेत्र में एंग्लो फ्रेंच संघर्ष हुआ था वह क्षेत्र कौन सा था? बताइए, यहाँ पर बोला गया है एंग्लो फ्रेंच। ठीक है, तो मैं आपको हिंट दूंगी। हम लोग कहते हैं कार्नेटिक वॉर्स कहते हैं ना, तो कार्नेटिक अगर हम कहेंगे तो वो किस क्षेत्र में आपका आएगा? तो ये आपका सदर्न रीजन में आएगा। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लो, कार्नेटिक वॉर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। प्रथम कार्नेटिक वॉर अगर हम देखेंगे तो कब हुआ है? 1764 में हुआ है। ठीक है, और 1748 तक ये चला है। इसमें कौन सी संधि हुई है? याद रखिएगा, एक्सला चैपल की संधि हुई है। ठीक है, एक्सला चैपल की संधि कब हुई है? चैपल की 1748 से 1746 में जो युद्ध हुआ था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, उसके बाद हुई है। दूसरा, द्वितीय कार्नेटिक वॉर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1749 से 54 तक चला था और ये एक अनिर्णायक युद्ध था। ठीक है, फिर तृतीय कार्नेटिक वॉर की जब हम बात करेंगे तो ये 1758 से 63 तक चला था और इसमें पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बेदरा युद्ध के बारे में बताया था। अब आप याद रखें कार्नेटिक वॉर के बारे में। कार्नेटिक वॉर जो है वो ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी के मध्य हुई है। ठीक है, यहाँ पर मेनली अगर हम देखें तो पावर को, गद्दी को लेके जो लड़ाई यूरोप में चल रही थी उसी का एक प्रभाव भारत में भी देखने को मिल रहा था। यहाँ पर भी उस स्ट्रगल को देखने को मिल रहा था। तो याद रखिएगा, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में क्या परिणाम हुआ था? कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? एक्सला चैपल की। द्वितीय कर्नाटक वॉर जो था वो आपका अनिर्णायक था, कोई भी डिसीजन नहीं हुआ था। तृतीय कर्नाटक वॉर में अगर हम देखेंगे तो पेरिस की संधि हुई थी। ठीक है, और अगर बेदरा युद्ध के बारे में पूछेंगे, यहाँ पर मैंने आपको देखिए बताया था, ध्यान रखिएगा क्लास, जो भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ तो याद रखना है वो। अब बेदरा युद्ध के बारे में अगर हम आपसे डिस्कस करेंगे तो आप याद रखेंगे 1759 में बेदरा युद्ध हुआ है। किसके किसके मध्य? यहाँ पर अंग्रेज एवं डचों के मध्य ये युद्ध हुआ है। ठीक है, चलो, अंग्रेजों और फ्रेंचों के बीच में कार्नेटिक वॉर हुई है और अंग्रेजों और डचों के बीच में बेदरा युद्ध हुआ है। दोनों याद रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया? भारत में कौन सी फ्रेंच कॉलोनी नहीं थी? पुडुचेरी, चंद्रनगर, ठीक है, फिर माहे, दमन। तो माहे नहीं थी। ठीक है, माहे में फ्रेंच कॉलोनी नहीं थी। डी आपका सही उत्तर होगा। फ्रेंच कॉलोनी में अगर हम देखेंगे तो पुडुचेरी हो गया, कराईकल हो गया, माहे हो गया, चंद्रनगर हो गया, यमन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक बार फिर प्रश्नों को हम देख लेते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुईस 14 के शासनकाल में। मंत्री कौन थे? कोलबर्ट थे, याद रखिएगा।
भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कोलबर्ट को माना जाता है। अब मेरे साथ रिवीजन जल्दी से करो। अगर आपसे पूछा गया, 3 चीज पूछूंगी, ठीक है, 3 चीज। पहला आप मुझे बताएंगे पुर्तगालियों के बारे में, फिर आप मुझे बताएंगे ब्रिटिशर्स के बारे में, और फिर उसके बाद हम फ्रांसीसियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बताओ, जब पुर्तगालियों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपका वास्तविक संस्थापक कौन था? आप क्या बताएंगे? अल्बुकर्क था, ठीक है, जिसने गोवा पे रूल किया था, गोवा मिल गया था जिसे, ठीक है। फिर दूसरी चीज, जिसने महिलाओं से विवाह करने की बात कही थी, ठीक है, ये चीज क्लियर है, भारतीय महिलाओं से विवाह करने की बात कही थी, याद रखिएगा। फिर हम जब ब्रिटिश की बात करेंगे, यहाँ पे अल्बुकर्क आपको याद रखना है। ब्रिटिश की बात करेंगे तो क्लाइव, ठीक है, क्लाइव ने कौन सा युद्ध लड़ा था? प्लासी का युद्ध लड़ा था, ठीक है, 1757 वाला जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें बंगाल के नवाब, अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर जब हम फ्रेंच की बात करेंगे तो यहाँ पर किसे वास्तविक संस्थापक माना गया है? तो आपको नाम याद रखना है, कोलबर्ट का, याद रहेगा। चलो, भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो आप क्या बताएंगे? सूरत में स्थापित किया था। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, तो वो कौन था? वो डुप्लो था, ठीक है, डुप्ले था, याद रखिएगा। डुप्ले जो था बड़ा चालाक आदमी था। वो क्या करता था? एक राजा को दूसरे राजा के प्रति भड़काता था और कहता था, अरे ये जो आपके बगल वाले पड़ोसी राजा हैं वो तो आपके शत्रु हैं, हम जो हैं हम वो आपके रक्षक हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम आपकी रक्षा करेंगे, बस हमारे साथ हाथ मिला लीजिए। और आगे अभी आप देखते भी हैं, जब हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत तो उसमें हम सब्सिडरी अलायंस की बात करते हैं, सहायक संधि की बात करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है? यही तो होता है, राजाओं के पास ये लोग जाते हैं, कहते हैं अरे जो सामने वाले राजा है वो तो आप पे कभी भी अटैक कर सकते हैं, एक काम करते हैं हम और आप दोस्ती का हाथ बना लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे के प्रति। बस कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन ये है कि आप खुद की आर्मी नहीं रखेंगे सैनिक, हम आपको आर्मी देंगे अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, लेकिन आप हमारे आर्मी का भरण पोषण करते रहिएगा। हाँ, दूसरी चीज, किसी और यूरोपियन के साथ अगर आप हाथ मिलाने का सोच रहे होंगे तो हमें पता होना चाहिए आप नहीं मिला सकते हैं, किसी राजा से आप मदद नहीं मांग सकते, हम आपकी रक्षा करेंगे, क्यों परेशान होते हैं राजा जी। और उसके बाद धीमे से राजा जी के गले में क्या रख दो? चाकू रख दो, क्योंकि अगल बगल तो आप ही के सैनिक मौजूद हैं। तो ये कुछ इस तरीके से सब्सिडरी अलायंस अभी हम पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। वांडी वॉश का युद्ध जो था, इसमें तो वॉश हो गई, किसकी वॉश हो गई? फ्रांसीसियों की वॉश हो गई। किसके किसके मध्य हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। फ्रांसीसी का नेतृत्व किसने किया था? तो लाली ने किया था। और यहां पर अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? आयरकूट ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, जो वांडी वॉश हुआ था 1760 में, उसमें किसका वॉश हो गया? वांडी वॉश में किसका वॉश हो गया? फ्रांसीसियों का वॉश हो गया। उनका नेतृत्व किसने किया था? लाली ने किया था। लाली को लाल लाल कर दिया किसने? आयरकूट ने। आयरकूट ने कूट कूट के क्या कर दिया? लाली को लाल लाल करके वॉश करके भगा दिया, याद रखिएगा, ठीक है। तो अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? आयरकूट ने किया था। 1760 में कौन सा युद्ध हुआ है? वांडी वॉश का युद्ध हुआ है। बेदरा का युद्ध कब हुआ है? 1759 में हुआ है। किसके किसके मध्य हुआ है? डच और अंग्रेजों के मध्य हुआ है, ठीक है, याद हो रहा है, वेरी गुड। चलो अगला देखते हैं। द कैपिटल ऑफ छत्रपति शिवाजी किंगडम वॉज, छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो बताइए क्या थी? ये रायगढ़ थी, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो किसके किसके मध्य हुआ था? तो वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। थर्ड वॉर की बात की गई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ है? 1761 में हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये बोला गया है। तो अलीगढ़ की लड़ाई आपकी कब लड़ी गई थी, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे सितंबर 1803, ठीक है, अक्टूबर 1803, सितंबर 1802 और अक्टूबर 1802 दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा एपीएस में 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है सितंबर 1803 में आंग्ला मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है।
ए आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर ध्यान दो क्लास, परीक्षा में प्रश्न बनता है एंग्लो मराठा वॉर से, ठीक है, बनता है ना, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तो हम उसी की बात करने जा रहे हैं। पहला जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध जिसे हिंदी में कहते हैं, तो वो आपका कब हुआ था? 1775 से 1782 के मध्य चला था, ठीक है। उस समय कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था बताओ? वॉरेन हेस्टिंग था, याद रखिएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की जब हम बात करेंगे तो कौन था? वेलेस्ली था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात, तो यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग था, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पहले में वॉरेन हेस्टिंग था, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फिर इन्होंने कहा सब वेल है, तो वेलेस्ली था, बिल्कुल चिंता मत करिए, लेकिन इन्होंने कहा लॉर्ड हेस्टिंग, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जब फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध, तो कौन कौन सी ट्रिटी साइन हुई थी? सूरत और साल भाई, साल और सूरत, सूरत साल, ठीक है, सूरत साल, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सूरत और साल बाई की संधि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में साइन हुई थी। सूरत की संधि कब साइन हुई थी? 1775 में, ठीक है, 75 में, याद रखिएगा। फिर हम लोग जब साल भाई की संधि की बात करते हैं तो 1782 में, याद रहेगा। तो बताओ, फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध जब हुआ था तो उसमें कौन कौन सी ट्रिटी साइन हुई थी? सूरत और साल बाई की, ठीक है। सूरत की संधि कब साइन हुई थी? 1775 में, याद रखिएगा, ठीक है, और साल बाई की 1782 में, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे कौन कौन थे? रघुनाथ राव अंग्रेजों के बीच में सूरत की संधि साइन हुई थी, और साल बाई की संधि जो है सिंधियों के मध्य हुई थी, ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। अब देखिए, जब सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध हुआ है तो यहाँ पर आपको बसीन की संधि, देवगांव, सुरजी, राजपुर याद रखना है। ऐसे याद कर लो, यहाँ पर बसीन, ठीक है, देवगांव, सुरजी और रायपुर, तो बस याद कर लो, बस से बसीन याद रहेगा, ठीक है। फिर बस से आप कहाँ जा रहे हैं? देवगांव जा रहे हैं, देवालय जा रहे हैं, मंदिर में दर्शन करने, ठीक है। और मंदिर में आप क्या चढ़ाएंगे? सुरजी चढ़ाएंगे, सूजी चढ़ाएंगे, याद रखिएगा। किसे? जो वहां के राजा हैं। राजा कौन है? भगवान है, ठीक है। बस इस तरीके का एक सीन याद कर लो, याद रहेगा। परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी संधि आपकी फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध में हुई थी, सेकंड में हुई थी, थर्ड में हुई थी। तो यहाँ पर पहला तो आपको याद रहेगा कौन कौन सा? सूरत, ठीक है, सूरत तो हमेशा सबको सूरत याद रहती, भोली सी सूरत, ठीक है, और साला, ठीक है, यहाँ पर साल बाई, तो आप अपने साले की सूरत को भोली याद कर लीजिएगा, तो भोली सी सूरत, ठीक है। तो यहाँ पर सूरत और सालबाई हो गया फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध में। फिर हम लोग जब सेकंड की बात करें तो आपको क्या इमेजिन करना है? 2 मिनट आंख बंद करो, एक इमेजिन करो कि आप बस पे बैठे हो, तो बस की जब भी बात आएगी तो बसीन आपको याद रहेगा। बस से आप कहाँ जा रहे हो? देवघर जा रहे हो, ठीक है, तो आपको देवगांव याद रहेगा, देवगांव जा रहे हो, वहां पर आप क्या चढ़ाओगे? सूजी चढ़ाओगे, किसे? राजा को, ठीक है, तो सुरजी हो गया और राजपुर घाट हो गया, याद रहेगा। सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध हो गया, ठीक है। थर्ड की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नागपुर, ग्वालियर, पूना, मंदसौर, नागपुर, ग्वालियर, पूना और मंदसौर, ठीक है। मेनली जो प्रश्न बनता है वो यहीं से बनता है। बसीन की, देवगांव की, सुरजी की, राजपुर की संधि कब हुई है, किस युद्ध में हुई है, यहां से प्रश्न बनता है। और याद रखिएगा 1802, 1803, 1803 और 1805, ठीक है। राजपुर घाट की जो संधि है वो आपका 1805 में हुई है, किसके किसके मध्य हुई है? होलकर और अंग्रेजों के मध्य, क्लियर है। एस से सुरजी, एस से सिंधिया, तो जो सुरजी वाली संधि है वो सुरजी और वो
जो सुरजी वाली संधि है वो सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई है। देवगांव वाली जो संधि है वो भोसले और अंग्रेजों के मध्य हुई है। बसीन की संधि जो है वो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई है। याद कर लेना, प्रश्न बनता है तो इसीलिए एक बार रिवीजन करा दिया है। थोड़ा सा साइड हो जाऊं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्लास। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए यहां पर देखते हैं, रानी अहिल्याबाई वॉज अ रूलर ऑफ, रानी अहिल्याबाई कहां से थी? तो ये इंदौर से थी। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। देखो रानी अहिल्याबाई के बारे में जैसे हम लोग बात करते हैं, इनकी एक बहुत ही रोचक कथा है जो इनके बारे में बोली जाती है, मतलब इनके जीवन से, कि ये बहुत ही जो कहते हैं ना इंटीग्रिटी था इनके अंदर, सत्यनिष्ठा। मतलब रानी जो बोलती थी, जो इनका विचार था, जो करती थी, सब में एक हम तालमेल देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बोल कुछ और रही है, कह कुछ और रही है। और महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी ये। तो एक बार कहा जाता है कि इनके बेटे जो थे वो रथ लेकर निकल रहे थे और उस रथ के पहिए में, इनके बेटे के रथ के पहिए में एक बछड़ा आके फंस गया और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई, उस गाय के बछड़े की। तो जो गाय थी वो काफी देर तक उस सड़क पे ऐसे ही बैठी रही थी। तो एक दिन रानी जब उस जगह से गुजर रही होती हैं तो उन्होंने गाय को देखा और लोग कहते हैं कि गाय ने रानी से इंसाफ मांगा। तो रानी ने कहा कि जिसने भी इसके बछड़े को मारा है, ठीक है, उसे भी उसी तरीके का दंड दिया जाए। मतलब जिस तरीके से इसके बछड़े को जिसने भी मारा है उसे उसी तरीके से मारा जाए। और यहाँ पर उस गाय के बछड़े को किसने मारा था? रानी के पुत्र ने मारा था। ठीक है, तो जब ये फैसला रानी ने सुना दिया तो हाहाकार मच गई। लोगों ने कहा ये तो रानी ने कैसा फैसला दे दिया, राजकुमार को, अब बताओ, राजकुमार को नीचे जमीन पर लेटाकर उनके ऊपर से रथ गुजारा जाएगा। तो उसके लिए कोई तैयारी नहीं हुआ। सबने रानी से कहा, रानी अहिल्याबाई से, भाई महारानी हमसे तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है, हम राजकुमार के ऊपर से रथ तो नहीं गुजार सकते हैं, तो हमें क्षमा करिए। बाद में कहा जाता है कि रानी खुद उस रथ में बैठी और रानी ने कहा इंसाफ तो मिलेगा, चाहे राजकुमार ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा मैं इस रथ के पहिए को अपने बेटे के ऊपर से गुजारूंगी, मतलब वही दंड दूंगी। तो बाद में कहा जाता है कि जो गाय थी वो खुद रानी के रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर उनको लोगों ने समझाया कि शायद वो जो गाय है वो एक बच्चे के बिछड़ने का दुख जानती है और रानी वो आपको वो दुख नहीं देना चाहती, इसी वजह से वो आपको रोक रही है, तो रुक जाइए। तब रानी ने अपना फैसला बदला। तो ये पूरी कहानी थी कि जब उन्होंने इंसाफ किया ना, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने उनका पुत्र खड़ा है। तो ठीक है, मैंने आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते एक छोटी सी स्टोरी सुना दी, इसलिए सुना दी क्योंकि कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं कि जब हम अपने जीवन के फैसलों को इसलिए बदल देते हैं या गलत का साथ इसलिए दे देते हैं क्योंकि सामने हमारा कोई अपना बहुत सगा खड़ा होता है, तो हम अपने फैसलों को बदल देते हैं। लेकिन रानी अहिल्याबाई जैसे लोग जो थे, वो उनका जो फैसला हुआ करता था वो समय और परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलता था। जो इंसाफ मिलना चाहिए वो सबको एक समान मिलता था। इसीलिए इन लोगों को आज हम याद करते हैं। देखिए, कोई भी अमर, धरती पर अमर होने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम कोई ऐसी जड़ी बूटी खा ले जिससे कि हमारी मृत्यु नहीं होती। ठीक है, अमर होने का अर्थ ही यही है कि हमारे मरने के बाद भी लोग अगर हमें आज याद कर रहे हैं तो यही तो अमरता की बात हो गई। आप सोचिए रानी अहिल्याबाई किस समय की हैं और ऐश्वर्या मैम आप लोगों को पढ़ा रही है, ऐश्वर्या मैम किस समय की हैं। तो अगर आज भी मैं उनकी बात कर रही हूँ और मेरे मन में उनके प्रति वही आदर है तो वो अमर ही है, हमारे आने वाली पीढ़ी भी उन्हें याद करेगी ना। तो यही चीज़ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को सारी चीज़ें बैलेंस करके चलना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, पढ़ाना भी पड़ता है। ठीक है, आप में से बहुत से स्टूडेंट को जब मैंने अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी के बारे में बताया था तो बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया था, मैम हम अरुणिमा सिन्हा से मिले हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, मिले हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आपने उनसे क्या सीखा ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सीखिए, लोगों से सीखिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत सी चीज़ें सिखा देंगे, भले हम उनसे मिले चाहे ना मिले। मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं खुद मिलना चाहूँगी। ठीक है, मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आज हम उनकी कहानियाँ जान के भी क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में उनसे बहुत सी चीज़ों को सीख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उस धार्मिक व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने छत्रपति शिवाजी पर बहुत प्रभाव डाला था। तो यहाँ पर दिया गया है संत तुकाराम, गुरु रामदास, मीराबाई, गुरु नानक देव। तो आपका सही उत्तर जो है वो है गुरु रामदास, ध्यान रखिएगा। ठीक है, शिवाजी पर किन्होंने बहुत बड़ा प्रभाव डाला था, धार्मिक व्यक्ति का नाम बताइए, तो वो थे गुरु रामदास। बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, नाना साहब के रूप में हम किसे जानते हैं? नाना साहब किसे बोला जाता है? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी बाजीराव या सवाई माधव राव। तो 15 का आपका सही उत्तर जो है वो है बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। 15 का सी आपका सही उत्तर है। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। ये बालाजी प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, और याद रखिएगा 1740 से 1761 तक मराठा साम्राज्य के पेशवा के रूप में मराठों का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। अगला देखें, हु वाज द फर्स्ट पेशवा ऑफ मराठा स्टेट? मराठा राज्य के पहले पेशवा कौन थे? देखिए इस तरीके के प्रश्न पूछा जा रहा है, पहले पेशवा कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पर बालाजी, विश्वनाथ, संभाजी, राजाराम और बाजीराव प्रथम। तो आप सभी को पता है, जब आप लोगों ने मूवी देखी होगी कि पहले पेशवा कौन थे मराठा स्टेट के, तो बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है, वो रणबीर सिंह वाली मूवी ना, बालाजी बाजीराव। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत से क्वेश्चंस तो मूवी देखकर ही लग जाएंगे। What was the name of छत्रपति शिवाजी मदर? छत्रपति शिवाजी की माता का क्या नाम था? बताइए, ताराबाई, कनकबाई, कित्तूरबाई या फिर जीजाबाई। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है? इलाहाबाद हाईकोर्ट 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है जीजाबाई। जीजाबाई जो थी उन्हें छत्रपति शिवाजी की माता के रूप में जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था तथा पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। याद रखिएगा, हो सकता है अगली बार ये पूछ ले। अगला देखें, जून 1665 में छत्रपति शिवाजी और जयसिंह प्रथम के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई थी? यहाँ पर शिवाजी और जयसिंह के मध्य संधि की बात की गई है। तो 18 का आपका सही उत्तर जो है वो क्या है? पुरंदर की संधि जो थी वो शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी। कब हुई थी? 1665 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। ये कुछ डायरेक्ट प्रश्न है जो कि हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हुए चलते हैं। देख लीजिए, जून 1665 में मुगल शासक औरंगजेब की तरफ से जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी के बीच कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, संधि के तहत शिवाजी ने 23 किले सम्राट को सौंपने पर सहमति व्यक्त की थी, जबकि राजगढ़ और उसके राजस्व सहित 12 किलो पर अधिकार की मान्यता प्राप्त की थी। ये ध्यान रखिएगा। वैसे ज्यादातर प्रश्न यही बनता है कि पुरंदर की संधि किसके किसके मध्य साइन हुई थी, तो दिया रहता मुगल मराठाओं के मध्य, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर मुगलों का नेतृत्व किसने किया था? तो जयसिंह ने किया था। जयसिंह किसके समय में थे? औरंगजेब के समय में थे। और किस मराठा में कौन थे? आपके शिवाजी थे। पुरंदर की संधि याद रखिएगा 1665 में इसमें तय हुआ था, जो 23 किले हैं वो दे दिए जाएंगे। चल आगे देखते हैं, मध्यकालीन भारत में शिवाजी के शासनकाल में दबीर नामक अधिकारी कौन होते थे? तो दबीर कौन होते थे बताइए? खुफिया जासूसी गतिविधियों का प्रभारी दबीर होता था, कि राजा के निजी सुरक्षा गार्ड का प्रभारी होता था, या फिर शाही दरबार में समारोह का प्रबंधक, या फिर राजा की व्यवहारिकता में उसके साथ देने वाला। तो दबीर कौन होता था? दबीर जो होता था वो आपका खुफिया जासूसी गतिविधियों का प्रभारी होता था। दबीर, सुमंत, बताइए। अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे दिए रहते हैं आपको टर्म, यहाँ पर आपको पहले क्लियर हो गया ना। जब हम दबीर की बात करेंगे तो खुफिया जासूसी गतिविधियों का प्रभारी कौन होता था? दबीर होता था। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, शिवाजी के शासनकाल में दबीर विदेश मंत्री नहीं, जब हम सुमंत की बात करेंगे, जो सुमंत होता था वो विदेश मंत्री होता था, ये याद रखिएगा। दबीर उनके अष्टप्रधान समूहों में से एक था। संभवतः दबीर ही खुफिया जासूसी गतिविधियों का प्रभारी होता था, ये याद रखिएगा। सुमंत पूछा जाता है, सुमंत कौन होते थे? फॉरेन मिनिस्टर्स होते थे। ठीक है, विदेश मंत्री होते थे, ये याद रखिएगा। और जो दबीर होते थे वो खुफिया गतिविधियों से रिलेटेड होते थे। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने फतहुल मुजाहिदीन लिखा है? तो
यहाँ पर बोला जाता फतहुल मुजाहिदीन जो है वो किससे रिलेटेड है? टीपू खान से रिलेटेड है। बी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। ये प्रश्न इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2022 में पूछा गया प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, माना जाता है कि टीपू के बोले हुए शब्दों को दर्ज करके जैनुल अबाइदीन ने 1783 में सैन्य संगठन और रणनीति पर एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, फतहुल मुजाहिदीन। ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको पढ़ना है तो एक बार पढ़ लीजिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिन्होंने पहली बार सहायक संधि के प्रस्ताव को स्वीकार किया था? तो सबसे पहले सहायक संधि को किसने स्वीकार किया था? ग्वालियर के सिंधिया ने, हैदराबाद के निजाम ने, पंजाब के दिलीप सिंह ने या बड़ौदा के गायकवाड़ ने? 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा में और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा में 2022 में दोनों साल ये प्रश्न पूछा गया है। सब्सिडरी अलाउंस की यहाँ पर बात की गई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सहायक संधि के बारे में बताया है कि सहायक संधि में क्या है कि राजा के पास गया, अरे राजा जो सामने वाले बैठे हुए हैं ना, ये जो मराठा बैठे हुए हैं, ये जो मुगल वाले बैठे हुए हैं, मुगल, ये सब आपको मार देंगे अगर हम आपकी सहायता नहीं करेंगे। आप हमसे हाथ मिलाइए, हम आपकी रक्षा करेंगे। आप क्यों चिंता करते हैं? हमारे द्वारा जो आर्मी दी गई है, लोग दिए गए, उनको आप हर जगह लगा दीजिए, तैनात कर दीजिए। हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, वेपन है। जैसे ही शत्रु आपके किले पर अटैक करेंगे, हम डिश्याओं करके सबको उड़ा देंगे। लेकिन राजा ये नहीं समझ रहा था कि वो खुद अपनी घेराबंदी करा रहा है और अपने ही आदेश थे, और सांपों को खुद ही पाल भी रहा है, जो कि समय आने पर उनको खुद को डसेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले किसने किया था? निजाम ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा, हैदराबाद के। बी आपका सही उत्तर है। सहायक संधि एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसे 1798 से 1805 के दौरान लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी राजों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयोग किया था। अगर पूछा जाए सबसे पहली सहायक संधि किसके साथ हुई थी, तो हैदराबाद के निजाम के साथ हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं मैसूर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, बूंदी तथा भरतपुर के साथ भी ये संधियां हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, अगला देखने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज रिवाइज करा दूं। जैसे हमने आंग्ल मराठा युद्ध की बात की थी, ऐसे ही आपके परीक्षा में आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में भी पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध की हम बात करेंगे तो इसमें कौन था बताइए? वेरलेस था, ठीक है, गवर्नर जनरल। और कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी। सेकंड में हम देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग था। कौन सी संधि हुई थी? मैंगलोर की संधि हुई थी। तृतीय में कौन था? कॉर्नवालिस था। कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन था? वेलेस्ली था। कौन सी संधि हुई थी? कोई संधि नहीं हुई थी, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनता है ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध की हम बात करेंगे जिसमें कि मद्रास की संधि हुई थी। उस समय कौन था? उस समय टीपू सुल्तान नहीं थे, उस समय उनके पिताजी थे हैदर अली, ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध की जब हम बात करेंगे, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था जिसमें कि मैंगलोर की संधि हुई थी। उसमें हम देखते हैं टीपू सुल्तान आ जाते हैं और भारतीय शासक द्वारा ब्रिटिश पर समान शर्तें लागू होती हैं। जो स्थिति रहती है वो बनी रहती है, लेकिन टीपू सुल्तान अब है, ठीक है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में, ये ध्यान रखिएगा। और मैसूर पर टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद किसका नियंत्रण हो जाता है? ब्रिटिशर्स का नियंत्रण हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पर याद रखिएगा, वेरलेस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और वेलेस्ली। हैज कॉर्नवेल, कुछ ऐसे करके याद कर लो। तो सबसे पहले कौन सी संधि हुई है? मद्रास की, फिर बताओ मैंगलोर की, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड मैसूर वॉर केम टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ, अभी हमने देखा, बताइए, तो मैंगलोर ट्रीटी, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले मद्रास, फिर मैंगलोर, फिर श्रीरंगपट्टनम, याद रखिएगा, मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? मैंगलोर की संधि। बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़े। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन विच बैटल, तो यहां पर किस बैटल में?
तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। देखिए क्लास, मैंने आपको चार्ट प्रोवाइड किया है, वहां से अब देखिए किस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। तो पहला तो आपसे पूछ लिया सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन सी ट्रीटी साइन हुई है, तो मैंगलोर बता दिया आपने, ठीक है। अब पूछ लिया कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस बैटल में हुई थी, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में। डी आपका सही उत्तर है। अगला देखें, द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर विच रूलर डिफीटेड द ब्रिटिश। ठीक है, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें किस रूलर ने ब्रिटिशर्स को हराया था, तो कौन थे, टीपू सुल्तान के पिताजी थे, हैदर अली थे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। और फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध की जब हम बात करते हैं, हैदर अली थे, कौन सी आपकी ट्रीटी साइन हुई थी, तो आप याद रखिएगा कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, मद्रास की संधि साइन हुई थी, ये याद रखिएगा। सेकंड में मैंगलोर की संधि, थर्ड में श्रीरंगपट्टनम और फोर्थ में मैसूर संधि आप कह सकते हैं, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर मैसूर पे किसका रूल हो गया, ब्रिटिशर्स का रूल हो गया। ध्यान से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों से लड़ने के लिए टीपू सुल्तान ने किसकी सहायता ली थी, तो यहाँ पर टीपू सुल्तान ने फ्रेंच की सहायता ली थी। 25वें का आपका बी सही उत्तर है। अंग्रेजों से लड़ने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रेंच की सहायता ली थी। और याद रखिएगा उन्होंने जैकोबियन के भी ये सदस्य बने थे, वह फ्रांस के जैकोबियन क्लब के भी सदस्य थे। पूछा जाता है कौन सा रूलर जो था वो जैकोबियन क्लब का सदस्य था, तो वो टीपू सुल्तान था। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए किसकी मदद ली थी, फ्रांसीसियों की मदद ली थी। अगला देखते हैं, मैसूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो बताइए अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, हैदर अली या फिर टीपू सुल्तान। तो अभी हमने देखा हैदर अली जो है वो संस्थापक हैं। 26 का सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, मैसूर राज्य की स्थापना अगर हम देखें तो 1612 में वाडियार वंश ने की थी। ठीक है, हालांकि वाडियार वंश की ही सेना के एक सैनिक हैदर अली को मैसूर साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, वाडियार वंश भी याद रखिएगा, 1612 भी याद रखिएगा। और अगर हम देखें हैदर अली कब गद्दी पर बैठे हैं, तो 1761 पर ये गद्दी पर बैठे हैं। हैदर अली की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि इनका बेटा जो है टीपू सुल्तान वो गद्दी संभालता है। हैदर अली की मृत्यु कब होती है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है, फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान, याद रखिएगा। चलिए, हु वॉज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान, तो हैदर अली वॉज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान। आसान प्रश्न है। टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ, बताइए, मैसूर। तो ग्रुप सी ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न है, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। अब आ गया बक्सर का युद्ध। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, 1764 में हुई थी, याद रखिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अच्छा, जब हम बक्सर की युद्ध की बात करते हैं तो बक्सर के युद्ध में ब्रिटिशर्स का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर और सामने कौन कौन थे, अवध, बंगाल के नवाब, ठीक है, और मुगल। इसी वजह से बोला जाता ना कि बक्सर के युद्ध को क्यों निर्णायक युद्ध कहते हैं। मतलब बक्सर के युद्ध के बाद हम देखते हैं तो जो अंग्रेज थे ना, उनका दबदबा बढ़ गया। क्यों, क्योंकि बक्सर के युद्ध में इन्होंने संयुक्त रूप से मुगल्स को, अवध के नवाब को, बंगाल के नवाब को हरा दिया था, खत्म कर दिया था इन लोगों को। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया है, 1764 में लड़ा गया है। किसने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। और इनके अपोजिशन में कौन कौन थे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मीर कासिम के नेतृत्व में अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था। इस निर्णायक लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता की पुष्टि कर दी थी। तो किसके नेतृत्व में, बंगाल से कौन थे, मीर कासिम थे, और अवध के नवाब कौन थे, सुजाउद्दौला थे, और देखते हैं हम शाह आलम द्वितीय थे मुगल्स के तरफ से। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा। इन सभी की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया। क्लियर है। और इसके बाद हम देखते हैं इलाहाबाद ट्रीटी भी साइन होती है।
आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी के स्वामित्व का जिम्मा दिया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी के स्वामित्व का जिम्मा किसके तहत दिया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। एक मिनट क्लास, यहां पर ध्यान दीजिएगा, फिर इस प्रश्न को हम एक बार देखते हैं। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी के स्वामित्व का जिम्मा दे दिया गया था? द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल was given the charge of all company possession in India। तो ये आपका है 30 का बी, आपका सही उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ध्यान रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। अब दो एक्ट अगर आप देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मैं आपसे वो भी डिस्कस कर लेती हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या किया गया था? तो जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे था और जो गवर्नर ऑफ मद्रास था, उनको किसके अंतर्गत कर दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंतर्गत। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी के स्वामित्व का जिम्मा दिया गया। यह अधिनियम दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधित कार्यों के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर इन्होंने 3 कर दी थी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। और इसके पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है उसमें ये चीज बोली गई थी कि जो गवर्नर ऑफ मुंबई है, बॉम्बे है और गवर्नर ऑफ मद्रास है, वो अब किसके अंतर्गत कार्य करेंगे, किसके अंडर में रहकर काम करेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ये भी याद रखिएगा। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है। अभी आने वाले क्लासेस में ये सारे एक्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। अब हम लोग आधुनिक भारत को डिस्कस करना शुरू कर दिए हैं, तो सारे लेक्चर्स जो होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। 31st क्वेश्चन को एक बार आप लोग देखिए, क्या दिया गया है। उस युद्ध का नाम बताइए जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। तो सिराजुद्दौला की यहाँ पर बात की गई है। सिराजुद्दौला जो है वो प्लासी के युद्ध में आपके क्या हुए थे? पराजित हुए थे। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। और किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, ठीक है। जिसमें सिराजुद्दौला जो थे वो पराजित हो गए थे। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? मैंने आपको बताया है, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को कि उन्होंने अंग्रेजों की नींव यहाँ पर रखी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की नींव यहाँ पर रख दी थी। 32वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना था? अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कस करेंगे। अभी पहले मुझे ये बताओ, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1833, यहां पर बोला गया है गवर्नर ऑफ बंगाल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट के तहत बनाया गया है? बताइए। तो ये आपका चार्टर एक्ट 1833 है। ध्यान से सुनिएगा क्लास, जो पॉइंट रिवाइज करा रही हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, पहले पोस्ट हुआ करती थी गवर्नर ऑफ बंगाल की, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट कर दी गई, ठीक है। क्यों कर दी गई? यहाँ पर एक शब्द जनरल जोड़ा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर आपका गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे दोनों कार्य करेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है, बॉम्बे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये कौन सा एक्ट था जिसके तहत ये किया गया था। ये कौन सा एक्ट था? मैंने आपको बताया है, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया क्यों था? देखिए, ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, ठीक है। व्यापार कर भी रही थी और मुनाफा भी कमा रही थी। लेकिन अगर हम देखें
तो वो जो अपनी बैलेंस शीट तैयार करते थे उसमें वो अपने आप को लॉस में दिखाते थे। मतलब ईस्ट इंडियन कंपनी जो है वो ओवरऑल अगर हम देखें उनकी बैलेंस शीट को तो लॉस में जा रही है, डूब रही है। तो ये क्वीन के पास जाते हैं सहायता लेने के लिए, क्राउन के पास, अरे क्राउन हमारी मदद करिए, हम तो डूब रहे हैं। तो क्राउन कहता है ठीक है मैं आपकी मदद तो करूंगा लेकिन अब मैं आपको रेगुलेट भी करूंगा। तो उस रेगुलेशन में कान पकड़ना मतलब रेगुलेट करना कुछ प्रोविजंस दिए गए थे कि ये जो ईस्ट इंडियन कंपनी जो पूरी तरीके से डूब रही है लेकिन इसके जो भाई जो इसमें जो कार्यरत लोग हैं वो तो अमीर ही होते जा रहे हैं। इसका मतलब ईस्ट इंडियन कंपनी में क्या है, जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, ठीक है। इसी वजह से तो कंपनी डूब रही है लेकिन आप लोग अमीर हो रहे हैं, तो रेगुलेट करो इनको। तो बोला गया था आप किसी भी तरीके की ब्राइब नहीं लेंगे, गिफ्ट्स नहीं लेंगे, ठीक है, ये चीज क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर एक प्रोविजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया और गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे अब इनके अंदर काम करेंगे। इसी के बाद हम देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, जो ये प्रश्न पूछा गया है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, बताइए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो ये जो है वो किया गया है चार्टर एक्ट 1833 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 1813 वाला चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सुनिएगा, 1813 वाला चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ईस्ट इंडियन कंपनी को जो मोनोपोली दी गई थी उसको खत्म कर दिया गया था, लेकिन अभी भी ये मोनोपोली जो थी वो आपके एग्जिस्ट करती थी, एक्सेप्ट मैं लिख दे रही हूँ कहाँ कहाँ, चाय के साथ, टी ट्रेड में और चाइना के साथ। अभी भी चाइना के साथ और टी ट्रेड में मोनोपोली थी, एकाधिकार था किसका, ईस्ट इंडियन कंपनी का, लेकिन इस एकाधिकार को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया चार्टर एक्ट 1833 के तहत, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल की जो विशिष्ट विधायी शक्ति के साथ भारत का गवर्नर जनरल उन्हें बना दिया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से नहीं, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, क्लियर है। चलो आगे और भी पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी मैं, जब एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। 33 प्रश्न को हम देखते हैं, हु वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। तो अभी हमने देखा कौन था, बताइए, जाफर खान, सिराजुद्दौला, सरफराज खान या फिर सुजाउद्दौला। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा 33 प्रश्न का, 33 प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है सिराजुद्दौला, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है, ये अंतिम स्वतंत्र नवाब था। अगला देखते हैं 34th क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज ईस्ट इंडियन कंपनी पर युद्ध की घोषणा में मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम और सुजाउद्दौला के साथ जुड़ा गया था और बाद में बक्सर के युद्ध में ब्रिटिशों द्वारा हरा दिया गया था। तो वो कौन था, ये बोला गया है, बताइए। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज ईस्ट इंडियन कंपनी पर युद्ध की घोषणा में मीर कासिम और सुजाउद्दौला के साथ जुड़ गया था और बाद में बक्सर के युद्ध में ब्रिटिशों द्वारा हरा भी दिया गया था। तो अभी हमने देखा यहाँ पर 34 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, वो है शाह आलम द्वितीय। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया है कि जब हम 1764 के बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो ये एक निर्णायक युद्ध था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों के सामने एक संयुक्त सेना थी, किसके, नवाब, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है जब हम बात करते हैं मुगल शासक की तो कौन था वो आपका शाह आलम द्वितीय था, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम था। अब अवध का नवाब कौन था, सुजाउद्दौला था। और अगर हम बात करेंगे मुगल बादशाह कौन था, तो वो शाह आलम द्वितीय था, याद रखिएगा, कई बार आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बने हैं। आगे देखिए 35 प्रश्न को देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। हाई कोर्ट में पूछा गया प्रश्न है, मैंने आपको बता दिया रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट कर दिया गया और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई ब्रिटिश का भारत में बढ़ते
बढ़त करने के लिए जिम्मेदार है, ये बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप सभी को पता है बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई थी। सी आपका सही उत्तर है। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 1757 में हुआ है, ये भी क्लियर है। आगे बढ़े, अब 38 क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखिए, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई थी? दिल्ली में, अमृतसर में। तो अमृतसर में संधि हुई थी 1809 में। ठीक है, याद रखिएगा, बी आपका सही उत्तर है। अमृतसर की संधि अगर हम देखेंगे तो 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर में हुई थी। इस संधि के समय गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा, मिंट था। ठीक है, मिंट था, मिंटों से याद रहेगा। ठीक है, मिंट याद रखेगा। रणजीत सिंह की जब हम बात करेंगे तो मिंट करके, उनको मिंट खाना पसंद था, तो सामने कौन था? अंग्रेज गवर्नर जनरल, मिंटो था, याद रहेगा आपको। इस संधि के दौरान सतलज पार की पंजाब की रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई थी और सतलज के पश्चिम में पंजाब राज का जो शासक था वो रणजीत सिंह को मान लिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन सी नदी को ध्यान में रखते हुए सारे डिसीजन हुए थे? सतलज को। अगला प्रश्न देखें, भारत के विभाजन के समय निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत का कौन सा प्रांत एकबद्ध और स्वाधीन होने की एक योजना लेकर आया था? तो वो कौन सा राज्य था? वो आपका था पंजाब। ए आपका सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, भारत के विभाजन के समय की बात हो रही है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत का कौन सा प्रांत एकबद्ध और स्वाधीन होने की एक योजना लेकर आया था? तो वो था पंजाब। ठीक है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखो, चलो अब इन प्रश्नों का उत्तर दो। निम्नलिखित में से कौन से एक्ट ने प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव दिया था? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो ए बी सी डी में से आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? 40 का आपका सही उत्तर जो है वो है सी। ठीक है, 1935 एक्ट ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की थी। क्लास मैंने पहले के क्लासेस में आपको पढ़ाया है, पॉलिटी वाले क्लासेस में, कि जब भी हम बात करेंगे दो एक्ट की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक है 1909, ठीक है, और एक है 1919। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ऐश्वर्या मैम की बात को 1 मिनट सुन लीजिए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? 1909 वाले को, 1909 वाले को हम क्या कहते हैं? ये ऐश्वर्या मैम की बात ध्यान से सुनिए, और ऐश्वर्या मैम आगे खुद ही नहीं बोल रही हैं, ये सबसे अच्छा है। बोल दिया मैम, बच्चों ध्यान से सुनो। बच्चे एकदम ध्यान से सुनने को बैठे हुए हैं और मैम बोल ही नहीं रही हैं। अब लेकिन ध्यान से सुनो, 1909 वाले की बात हम कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मॉले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, मॉले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। चलिए, 1919 वाले की जब हम बात करते हैं तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। ये मेरे सारे विद्यार्थियों को पता होगा। ठीक है, वेरी गुड, पता होगा। मॉले मिंटो रिफॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, रेट की बात की गई थी, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, ये आपको पता है, पृथक निर्वाचन की बात की गई थी मुस्लिम्स के लिए। 1919 वाले में भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, ये याद रखिएगा, रेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। यहां पर किसके लिए बात की गई थी? सिख के लिए बात की गई थी, एंग्लो इंडियंस के लिए बात की गई थी, और जो ब्रिटिश इंडियन थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो क्रिश्चियंस थे, बोलना चाहिए, जो क्रिश्चियंस थे उनके लिए। एंग्लो इंडियंस तो आपके हो गए ना, जो क्रिश्चियंस थे उनके लिए कहा गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन की बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखेंगे 1919 की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की, वो ये है, यहाँ पर हमने डायरकी की बात की थी, द्वैत शासन की बात की थी। कहाँ पर? प्रोविंस में, ये याद रखिएगा। प्रोविंस में डायरकी की बात 1919 वाले एक्ट में की गई थी। जब हम 1935 वाले एक्ट की बात करते हैं तो उसमें प्रोविंस से डायरकी को हटाकर सेंटर पे लगा दिया गया और प्रोविंस में ऑटोनॉमी की बात की गई, ये याद रखिएगा। किसमें? 1935 वाले एक्ट में अगर हम देखें तो बोला गया जो डायरकी है उसको अब से सेंटर में लगा दिया जाएगा और
जो प्रोविंस है उन्हें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? 1935 वाले एक्ट की बात यहाँ पर हो रही है। इन सारी पॉइंट से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी हम डिस्कस करते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगी। अब देखिए, भारत में चुनाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किस एक्ट के द्वारा किया गया था? 1892 के एक्ट के द्वारा किया गया था। बी आपका जो है वो सही उत्तर है, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 1892 वाला जो एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो ये है भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। पेपर में प्रश्न बनता है कि बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार किस काउंसिल एक्ट के द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत दिया गया था। और भारत में चुनाव के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किस एक्ट के तहत किया गया था? 1892 एक्ट के तहत। तो याद रखिएगा, 1892 एक्ट के तहत कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज हुए हैं? ठीक है, पहली चीज, भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और दूसरा क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा चुनाव के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया गया था। ये पॉइंट याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रशासन के विषय को 2 श्रेणियों केंद्रीय और प्रांतीय में वर्गीकृत किया था? तो यहां पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन को 2 कैटेगरी, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल में आपका डिवाइड किया था? तो 42 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, 1919 याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर मेनली लिखना चाहिए कि डायरार्की की बात। ठीक है, डायरार्की की बात जब हम बात करते हैं, एक चीज क्लियर कर दूं, 1935 के एक्ट की, तो वहां पर डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स की भी बात की गई है। फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई है, साथ ही संघीय ढांचे की भी बात की गई है। 1935 एक्ट में आप देखते हैं 3 लिस्ट की बात की गई है, संघ सूची, केंद्र सूची, संघ मतलब केंद्र सूची ही हो गया, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो प्रश्न बना है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हुआ था। 1990 एक्ट में द्वैत शासन की बात की गई है, डायरार्की की बात की गई है। डायरार्की मतलब क्या है, द्वैत शासन क्या है? यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स है उनको 2 उसमें डिवाइड किया गया है, एक रिजर्व लिस्ट, ठीक है, और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट। रिजर्व लिस्ट मतलब किसी के लिए जो डिसीजन है वो कोई एक लेगा, तो यहाँ कौन लेगा? जो वाइसरॉय है वो डिसीजन लेगा रिजर्व लिस्ट के मैटर पे। ठीक है, और यहाँ पर जो ट्रांसफर्ड लिस्ट है उसमें जो काउंसिल मेंबर्स हैं वो डिसीजन लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो रिजर्व लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट्स होते हैं? इंपॉर्टेंट वाले, जैसे पुलिस, लॉ एंड रिफॉर्म, ठीक है, फाइनेंस। और जब हम ट्रांसफर्ड लिस्ट की बात करते हैं तो एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए। ध्यान में रखिएगा इस चीज को। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रशासन के विषय को 2 श्रेणी केंद्रीय और प्रांतीय में वर्गीकृत किया था? केंद्रीय, प्रांतीय में नहीं। देखिए यहाँ पर रिजर्व और ट्रांसफर्ड लिस्ट में, डायरार्की द्वैत शासन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, रिजर्व और ट्रांसफर्ड लिस्ट में वर्गीकृत किया था। चलिए, डायरार्की वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया किसके द्वारा? तो मैंने अभी आपको बताया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म द्वारा। ठीक है, 1919। सी आपका सही उत्तर है। अगला देखें, निम्न में से कौन सा भारत सरकार के 1935 के अधिनियम का अंग नहीं है? केंद्र में द्वैत शासन का समापन तथा प्रांतीय द्वैत शासन की स्थापना, ये आपका नहीं है। मैंने आपको बताया है 1935 वाले की हम जब भी बात करेंगे उसमें द्वैत शासन जो है वो केंद्र में लगाया गया है और प्रोविंस में समाप्त किया गया है। प्रोविंस में तो हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की है। ठीक है, तो वो गलत हो गया। बाइकेमरल लेजिस्लेचर की बात की गई है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, राज्य की स्वायत्तता की बात की गई है, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई है। तो कौन सा अंग नहीं है? ए नहीं है। ठीक है, अगला देखें हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, प्रांतीय परिषद में चुनाव की अनुमति दी गई थी, असहयोग आंदोलन को अवैध घोषित किया गया था, भारत के संविधान को अनुमति दी गई थी, भारत में राजनीतिक पार्टियों को अवैध घोषित किया गया था। अच्छा,
यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ क्लास, अगर मैं आपसे पूछूं भारत के संविधान को अनुमति 1919 में क्यों दी जाएगी? नहीं दी गई है, ठीक है, उस समय ऐसी कोई बात ही नहीं चल रही थी। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन तो 1920 में आपका स्टार्ट हुआ है, 22 तक चला है, तो ये भी आपका गलत हो गया। भारत में राजनयिक पार्टियों को अवैध घोषित किया गया था, भाई 1919 का समय चल रहा है, तो क्या सही होगा? प्रांतीय परिषदों में चुनाव की अनुमति दी गई थी, ठीक है, ए आपका सही उत्तर होगा। ये सब तो आप आराम से थोड़ा सा स्मार्ट गेस भी कर सकते हैं ना, गेस क्या करना है, इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए आप लोगों को। अगला देखते हैं 46 क्वेश्चन को देखिए। 1935 का नया अधिनियम हम पर थोपा गया है, या बाहर से तो कुछ कुछ लोकतांत्रिक दिखाई देता है परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? ये स्टेटमेंट पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा दी गई है, बी आपका सही उत्तर है। अगला देखें, 19वीं सदी में किस व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए भारतीय आर्थिक निकास पर एक पुस्तक लिखी थी? तो इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है, जिनको कि हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा कि गंगा का पानी ले जाकर कहाँ डाला जा रहा है? थेम्स में ले जाकर डाला जा रहा है, सी आपका सही उत्तर है। 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में उन्नत हुए थे? ठीक है, यहाँ पर उन्नत हुए थे, फ्लोरिस्ट लिखा है, तो कॉटन टेक्सटाइल, हैवी इंजीनियरिंग मशीन, कोल माइंस। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपका जो सही होगा वो कॉटन टेक्सटाइल और कोल माइन होगा, फर्स्ट और थर्ड होगा, सी आपका सही उत्तर है। बी टू, हाँ देखिए यही चीज, ये चीज ध्यान दीजिएगा क्लास, एक मिनट। यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल की जब हम बात करते हैं, जब हम इंडिजिनस प्रोडक्ट की बात करते हैं, स्वदेशी की, तो जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो इन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ की जो प्रोडक्ट थी, हमारे यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। तभी तो 1905 में जब हम पहुंचते हैं तो क्या कहा जाता है कि बाइकॉट ब्रिटिश गुड, जो फॉरेन से हम सामान ला रहे हैं उसको बाइकॉट करो और हमारे यहाँ का चरखा स्वदेशी को प्रमोट करो, ठीक है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रमोट करो। इन्होंने तो इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज लगा के हमारे यहाँ का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया, फ्लोरिस्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में उन्नत हुआ? भाई अंग्रेजों की सबसे बड़ी देन यही थी कि इन्होंने हमारे यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, कॉटन टेक्सटाइल था, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट जहां जहां है उसको कैंसिल कर दो और यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वेयर दी 3 प्रेसिडेंसीज टाउन ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज कौन थी? तो बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन से, बंगाल, मद्रास और मुंबई, ठीक है। बंगाल में कोलकाता, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, ठीक है। डी आपका सही उत्तर हो गया। आगे देखिए, भारत में कंपनी राज के समय जोतेदार किन्हें कहा जाता था? तो जोतेदार कौन होते थे बताइए? वे समृद्ध किसान होते थे, वो भूमिहीन कृषक होते थे? नहीं। वे बटाईदार फसल उत्पादक होते थे? नहीं। वे ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा नियुक्त छोटे भूस्वामी हुआ करते थे। डी आपका सही उत्तर। रिच पीजेंट को हम जोतेदार कहते हैं। एक मिनट, यहाँ पर देखिए, भारत में कंपनी राज के समय जोतेदार किन्हें कहा जाता था? जो समृद्ध किसान होते थे उन्हें जोतेदार कहा जाता था, उन्हें जोतेदार कहा जाता था। और एग्जामिनर ने आपको हिंट भी देने की कोशिश की है। असल में अब क्लास आपका थोड़ा सा बढ़ गया है और भी क्लासेस को अपलोड करने हैं, तो मेरा दिमाग वहां चला गया। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या बोला गया, जोतेदार की बात की गई और आपको हिंट भी दिया गया है कि 2 ऑप्शन में, या तो वो गरीब किसान होगा या तो वो अमीर किसान होगा। तो यहाँ पर जोतेदार कौन होते थे? जो कि समृद्ध किसान होते थे। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो क्लास आज के सेशन में हमने 50 प्रश्नों को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम फिर 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में कहीं पर भी अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। क्लास आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी और जाते जाते आपसे एक ही बात कहूंगी, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, खुद पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए जिसकी भी आप पूजा करते हो, और जीवन में
परिश्रम करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी क्लास। इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए क्लास। धन्यवाद।